ठीक उसी पल दीवार पर लगी घड़ी की सेकंड वाली सुई टिक करती हुई बिल्कुल 8 बजे पर आकर रुक गई। दरवाजा खुलने की आवाज के साथ ही सबका ध्यान एक साथ उधर खींच गया और पूरे कमरे ने एक साथ सिर घुमा लिया। दरवाजे से एक दुबली पतली आकृति अंदर आई, खूबसूरत चेहरा, सधा हुआ अंदाज और ऐसा शालीन रुतबा कि उसकी मौजूदगी ही पहाड़ की तरह सब पर भारी पड़ने लगी। लैब में फैला बेचैन माहौल अचानक थोड़ा शांत हो गया। सबकी निगाहें कुछ पल के लिए सलीना पर ठहर गईं, फिर अनायास ही उसके पीछे खड़े लोगों पर चली गईं। पेनेलोपी की भव्य एंट्री के मुकाबले सलीना के पीछे खड़े लोग बेहद साधारण लग रहे थे, बस एक नज़र में सब समझ आ जाए। सलीना की जानी पहचानी असिस्टेंट के अलावा एक काले कपड़ों में हैंडसम सा नौजवान, जिसकी शक्ल थोड़ी लड़की जैसी लगती थी, एक सफ़ेद कपड़ों में नौजवान जिसके होठों पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में जैसे पूरी दुनिया के लिए करुणा भरी हो, और सर्दियों के मौसम में भी पतली सी लंबी ड्रेस पहने एक खूबसूरत औरत। लोग उन तीनों को देखते रह गए। सब इतने युवा और अनुभवहीन दिख रहे थे कि कोई तुरंत प्रतिक्रिया ही नहीं दे पाया। मेडिकल फील्ड में तो ये बात सब जानते हैं, अगर कोई रेयर जीनियस न हो तो उम्र जितनी ज्यादा काबिलियत उतनी ज्यादा। सलीना जिन 3 लोगों को लाई थी उनमें से उस औरत को छोड़ दे तो बाकी दोनों लोगों को लगभग मजाक जैसे लगे। जो थोड़े से लोग सलीना से उम्मीद लगाए बैठे थे उनका दिल उसी पल बैठ गया। पेनेलोपी ने सलीना के पीछे खड़े लोगों को देखा। जोआना पर उसकी नज़र बस कुछ सेकंड ठहरी, फिर बाकी दोनों पर यूं ही सरसरी नज़र डालकर उसने मुंह फेर लिया। उसके होठों से ठंडी हंसी निकली। अब उसे पूरी तसल्ली हो चुकी थी, वो बस सलीना के टूटने, बिखरने और दर्द से पागल हो जाने का तमाशा देखने वाली थी। यहाँ तक कि प्रिंसिपल चाओ भी घबरा गए। सलीना ने जैसे उन अजीब नज़रों को नोटिस ही नहीं किया। वो सीधे प्रिंसिपल चाओ के पास आए और धीमे से बोली, मिस्टर चाओ, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आपका चेहरा इतना फीका क्यों लग रहा है? प्रिंसिपल चाओ ने उसे देखा, फिर ब्लैक क्रो और वाइट क्रो को, और फीके चेहरे के साथ हाथ हिला दिया। कुछ नहीं है। सलीना की भौहें सिकुड़ गईं। इतने लोगों को एक साथ देखकर ब्लैक क्रो का पहले से ही खराब मूड और बिगड़ गया। ये सारे आईसोस यहाँ कहाँ से आ गए? उस नौजवान की तिरस्कार भरी आवाज़ सुनकर कमरे में मौजूद आधे से ज्यादा लोगों के चेहरे उतर गए। ये कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं था और यहाँ शक सूरत नहीं, काबिलियत देखी जाती है। लेकिन जूलियन के चेहरे पर अब भी वही हल्की सी मुस्कान थी, जैसे आसपास की नफरत भरी निगाहें उसे छू भी न रही हों। जोआना को मज़ा आ रहा था। उसने होंठ मोड़े और सलीना की तरफ देखा, उसकी आंखों में शरारती चमक थी। लगता था ये छोटी सी लड़की उनसे कुछ छुपा रही है। सलीना की नज़र पूरे कमरे में घूमी और आखिर हेमिश पर आकर रुकी। हेमिश, जरा मुझे बताओ, मेरे आने से पहले यहाँ क्या हुआ था? हेमिश बोलने ही वाला था कि पेनेलोपी अचानक आगे बढ़ी। लेडी सलीना, क्या आपको हमारी बेट याद नहीं है? सलीना ने धीरे धीरे नज़र हेमिश से हटाकर पेनेलोपी पर टिकाई। उसकी आवाज़ ठंडी थी। तुम क्या कहना चाहती हो? पेनेलोपी ने ठहाका लगाया और कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठे मिस्टर मे लेन और उसके बगल में खड़े मिस्टर डॉयल की तरफ इशारा किया। ये मेरे टीचर्स हैं, मिस्टर मे लेन इंटरनेशनल मेडिकल अलायंस के डेप्यूटी डीन और मिस्टर डॉयल एंथ्रोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन के हेड, और मेरे तीसरे टीचर, उसने ठुड्डी उठाए, कैमरन के भाई एल्फी। पेनेलोपी ने सलीना को तिरस्कार और मजाक भरी नज़र से देखा। उन्होंने लैब ज्वाइन करने के लिए अग्री कर लिया है। अब जब मेरे सारे टीचर्स यहाँ हैं तो आपकी बारी है, लेडी सलीना, अपने टीम मेंबर्स से हमें इंट्रोड्यूस कराने की। अपनी शेखी में डूबी पेनेलोपी ने ये नोटिस ही नहीं किया कि मिस्टर डॉयल की नज़र ब्लैक क्रो पर अटक चुकी थी। उसका सख्त चेहरा और भी सख्त, बल्कि घबराया हुआ लग रहा था। सलीना ने पेनेलोपी पर बस एक नज़र डाली, फिर दोबारा हेमिश की तरफ देखा। हेमिश, मुझे बताओ, मेरे आने से पहले लैब में क्या हुआ था? सलीना द्वारा नज़रअंदाज किए जाने पर भी पेनेलोपी को गुस्सा नहीं आया। उल्टा, उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। उसे पूरा यकीन था पूरे हेच कंट्री में सलीना उससे ज्यादा ताकतवर टीम नहीं ढूंढ सकती। आखिर टर्नर फैमिली की पहुंच इंटरनेशनल मेडिकल अलायंस तक कहाँ थी, और मिस्टर डॉयल तो उसका हिडन एस था। कैलम के बिना एक बच्ची और छोटे से बैकग्राउंड से आई सलीना कैसियस से कैसे टक्कर ले सकती थी?
हेमश ने बिना कुछ छुपाए जो हुआ था सब सुना दिया। सब सुनते ही सलीना की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। उसने पेनेलोपी और उसके बगल में खड़े मिस्टर डॉयल को घूरते हुए कहा, तो कैपिटल यूनिवर्सिटी की लैब ऐसे लोगों से भरी है जो अपनी ही मूल रहित चीज का समर्थन करते हैं और खुलेआम अपने प्रिंसिपल और मेंटर का अपमान करते हैं। सलीना के शब्द किसी जोरदार थप्पड़ की तरह कमरे में गूंज गए। कई लोग जवाब देना चाहते थे, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकला। बस चेहरे जलने लगे। आखिर सबने अपनी आंखों से देखा था। मिस्टर डॉयल ने प्रिंसिपल चाओ को इग्नोरेंट फूल कहा था और अंत में सिर्फ हेमश ही उनके बचाव में खड़ा हुआ था। पेनेलोपी थोड़ी असहज हो गई। उसने झुंझलाकर कहा, सलीना, मान लिया मिस्टर डॉयल से गलती हुई, लेकिन वो अनजाने में था। तुम इतनी छोटी सी बात पकड़कर क्यों बैठ गई हो? अपना एक्सपेरिमेंटल टीम इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कर रही? इसका क्या मतलब है? सलीना ने उसे घूरा। उसकी नज़र और भी तीखी हो गई। तो तुम्हारे लिए जिस प्रिंसिपल ने तुम्हें 10 साल से संभाला, उसका अपमान उस आउटसाइडर द्वारा जिसे तुम खुद लाए हो, ये कोई मायने नहीं रखता। पेनेलोपी, सच में तुम कमाल की इंसान हो। पेनेलोपी का चेहरा बदल गया। मेरा वो मतलब नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? पेनेलोपी चुप रह गई। कमरे में मौजूद कई युवा और लैब टीचर्स ने पेनेलोपी को घृणा से देखा। भले ही वो हेमश की तरह खुलकर सामने नहीं आए थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी प्रिंसिपल चाओ के अपमान से गुस्से में थे। बस मिस्टर डॉयल की हैसियत और सलीना को जीतने की चाह में वो चुप रहे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पेनेलोपी की नज़र में ये बात ध्यान देने लायक भी नहीं है। इतनी बेरहम कैसे हो सकती है कोई? पेनेलोपी वहीं खड़ी रह गई, चेहरा पीला, आंखों में गुस्सा। प्रिंसिपल चाओ ने थकी हुई सांस ली। सलीना, अभी ये बात उठाने का समय नहीं है। सलीना ने पलटकर उसे एक भरोसा दिलाने वाली मुस्कान दी। मिस्टर चाओ, आप फिक्र मत कीजिए। मुझे पता है मुझे क्या करना है। बहुत जल्द जो इंसान आपको अपमानित कर रहा था, वही आपके सामने घुटनों पर बैठकर आपसे माफी मांगेगा। सलीना ने बोलना शुरू किया। उसकी बर्फ जैसी ठंडी नजरें सीधे मिस्टर डॉयल पर टिकी थीं और उसके लाल होठों पर एक बेहद ठंडी मुस्कान उभर आई। पहले मुझे तुम्हारे साथ इस तरह का खेल खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब, उसने धीमे से कहा, मैंने अचानक अपना मन बदल लिया है। अब मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। उसके ये शब्द सुनते ही शर्म और असहजता में डूबे टीचर्स और स्टूडेंट्स जैसे झटके से होश में लौट आए। सब उसे हैरानी से देखने लगे। इस हालात में, जहां हार लगभग तय लग रही थी, वो इतनी कॉन्फिडेंट कैसे हो सकती थी? क्या सच में वो लोग जिन्हें सलीना अपने साथ लाई थी कोई अनजाना, डरावना बैकग्राउंड रखते थे? सभी की नज़रें फिर से ब्लैक क्रो और वाइट क्रो पर टिक गईं। लेकिन चाहे जितना देखो, वो मेडिकल दुनिया के मशहूर नामों के सामने बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे थे। विनी ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, सलीना, हम सब जानते हैं कि तुम क्रीफिया जैसे छोटे से स्थान में पली बड़ी हो। तुम्हारी समझ सीमित है। तुम न तो मेडिकल लीग हो, न ही एंथ्रोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। आखिर तुम खुद को क्या समझती हो? उसने ठुड्डी ऊपर उठाए, आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। लेकिन कोई बात नहीं, बस अभी तुरंत शर्त पूरी करो मिस्टर डॉयल के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, अपने लोगों को लेकर लैब से निकल जाओ। तब मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी और अज्ञानता को माफ कर दूंगी। सलीना ने विनी की ओर देखा। उसकी नज़र और भी ठंडी हो गई, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं कहा। इसी बीच पेनेलोपी ने नर्म आवाज में कहा, मैंने प्रिंसिपल चाओ की स्थिति को ठीक से नहीं समझा। मिस्टर डॉयल की तरफ से मैं प्रिंसिपल से माफ़ी मांगती हूँ। कहते हुए उसने आदर से प्रिंसिपल चाओ को झुककर सलाम किया। प्रिंसिपल, मैं बस कैमरन को लैब में लाने को लेकर ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी। मेरी गलती माफ़ कर दीजिए। उसकी बात सुनकर आसपास का माहौल थोड़ा ढीला पड़ा। प्रिंसिपल चाओ इस मामले को और बढ़ाना नहीं चाहते थे। उन्होंने हाथ हिलाकर बात टाल दी और चिंता भरी नज़रों से सलीना को देखा। आखिरकार मुद्दा बदल चुका था। पेनेलोपी ने मन ही मन राहत की सांस ली। उसके होठों के कोने पर उभरती स्मर्क को उसने दबाया और सलीना की ओर देखते हुए बोली, लेडी सलीना, मुझे लगता है कि तुम्हें मिस्टर मे लेन और मिस्टर डॉयल की मेडिकल दुनिया में हैसियत के बारे में बताना ज़रूरी है। वो व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ आगे बोली, इंटरनेशनल मेडिकल लीग दुनिया का सबसे ऊंचा मेडिकल मंच है।
टर्नर फैमिली का मेडिकल स्कूल उसके सामने कुछ भी नहीं। और मिस्टर मे लेन मेडिकल लीग के वाइस डीन हैं। जब तक मेडिकल लीग का कोई डीन तुम्हारे पीछे खड़ा न हो, कोई भी मिस्टर मे लेन को पार नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने घमंड से ब्लैक क्रो और व्हाइट क्रो की ओर तिरछी नजर डाली। मिस्टर मे लेन शुरू से ही कुर्सी पर आंखें बंद किए बैठे थे। अब झुंझला कर बोले, बेवजह लोगों पर टाइम क्यों बर्बाद कर रहे हो? इन्हें अभी बाहर निकालो। पेनेलोपी मुस्कुराए। मिस्टर मे लेन, आप अम्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन मिस्टर टर्नर की बेटी काफी जिद्दी है। उसे हकीकत दिखाने में थोड़ा और टाइम लगेगा। मिस्टर मे लेन ने ठंडी फुकार भरी। ये पीली बालों वाली लड़की खुद नहीं जानती कि वो क्या बोल रही है। जूलियन ने उनकी ओर देखा। उसके चेहरे की नर्म मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई। पेनेलोपी फिर बोली, और मिस्टर डॉयल का एंथ्रोपोलॉजी संगठन दुनिया का सबसे बेहतरीन वायरस रिसर्च ग्रुप। पिछले कुछ सालों में उन्होंने हैंटन वायरस, डेंगू वायरस, यहाँ तक कि भयानक इबोला वायरस पर भी बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। मिस्टर डॉयल एंथ्रोपोलॉजी के लीडर हैं वायरस के क्षेत्र में। जब तक आज मिस्टर टर्नर खुद यहाँ न आ जाएं, लेडी सेलिना, तुम्हें सबके सामने घुटनों पर बैठना ही पड़ेगा। पहले ही सेलिना से दबाई जा चुकी पेनेलोपी अब अपनी खुशी छुपा नहीं पा रही थी। जितना वो बोलती जा रही थी, उतनी ही ज्यादा कॉन्फिडेंट और आक्रामक होती जा रही थी। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके बगल में खड़ा मिस्टर डॉयल ब्लैक क्रो और जूलियन को घूर रहा था और उसके माथे से पसीना बहने लगा था। ब्लैक क्रो को भीड़ से नफरत थी और पेनेलोपी की बकवास और भी ज्यादा चुभ रही थी। वो सेलिना के पीछे खड़ा भौहें सिकोड़कर सब देख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने एंथ्रोपोलॉजी सुना, उसकी नज़र अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। एंथ्रोपोलॉजी। मिस्टर डॉयल की नज़र ब्लैक क्रो से टकराई। ठंडा पसीना उसके पूरे शरीर में फैल गया, लेकिन ये छोटा सा बदलाव किसी और ने नोटिस नहीं किया। अपने दो बड़े तुरुप के पत्ते दिखाने के बाद पेनेलोपी ने आगे कहा, जहां तक मिस्टर सू की बात है, उन्हें एच कंट्री का मिस्टर टर्नर के बाद सबसे बड़ा वायरस एक्सपर्ट माना जाता है। यंग जनरेशन में उनसे तुलना करने लायक कोई नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, मिस्टर सू के लैब में आने से सिर्फ ताकत ही नहीं, बल्कि बेहिसाब रिसोर्सेज भी आएंगे। उसके ये शब्द सुनते ही पूरे कमरे में हलचल मच गई। यहाँ तक कि कैमरन भी सन्न रह गया। उसके मेंटर ने उत्साह से पूछा, पेनेलोपी, क्या ये सच है? पेनेलोपी ने शर्मीली मुस्कान के साथ कैमरन की ओर देखा। उसकी आंखों में मिठास और अपनापन छलक रहा था। मिस्टर सू ने खुद मुझसे वादा किया है, वो सू फैमिली के सारे रिसोर्सेज मिस्टर टर्नर के छोड़े हुए वायरस डेटा को सुझाने में लगाएंगे। पूरा कमरा हैरानी की सांसों से भर गया। सब अचानक पेनेलोपी को देखने लगे और कैमरन के साथ उसके रिश्ते को याद करने लगे। तो क्या सू फैमिली खुलेआम पेनेलोपी अपनी फ्यूचर डॉटर इन लॉ का सपोर्ट कर रही थी? और फिर सबको टर्नर फैमिली की बेटी और मिस्टर सू की एंगेजमेंट याद आ गई। एक पल में पेनेलोपी सबकी नज़रों में एनवी और एक्साइटमेंट का केंद्र बन गई। उसके साथ आए 3 लोगों में 2 तो बेजोड़ थे और तीसरा भले थोड़ा कम अनुभवी हो, लेकिन उसके पास ऐसे रिसोर्सेज थे जिनका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता था। ऐसे में सेलिना के जीतने की कोई गुंजाइश कैसे बचती? लगभग हर कोई मान चुका था कि सेलिना की ये जिद बस आखिरी तड़प है। बड़े बड़े खानदानों के लोग राहत की सांस लेकर गर्व से सेलिना को देखने लगे, जैसे बस अब वो पल आने ही वाला हो जब एक सुनहरी फीनिक्स सबके सामने घुटनों पर गिरेगी। आखिर सेलिना की हार का मतलब टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली की बेइज्जती थी। और जो परिवार हाल ही में इन दोनों से दबे हुए थे, वो खुश और घमंडी क्यों न हों। यहाँ तक कि प्रिंसिपल चाओ के दिल में भी अब कोई उम्मीद नहीं बची थी। उन्हें सिर्फ अफसोस था कि उन्होंने सेलिना को पहले नहीं रोका और पेनेलोपी की शर्त मान ली। आखिर कौन सोच सकता था कि पेनेलोपी इतनी ताकतवर हस्तियों को साथ ले आएगी। विनी ने ठुड्डी ऊपर उठाकर ताना मारा, सेलिना, सुना तुमने? तुम हार चुकी हो। अभी मिस्टर डॉयल के सामने घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। पेनेलोपी सेलिना के करीब आए। उसकी मुस्कान नर्म थी, लेकिन आंखों में जहर और घमंड साफ झलक रहा था। लेडी सेलिना, तुम शर्त हार चुकी हो। मिस्टर टर्नर की जानकारी अभी सौंप दो। सेलिना के मेंटर ने भी कहा। सेलिना, तुमने हमारा बहुत टाइम बर्बाद कर दिया। मिस्टर
टर्नर की जानकारी दो, माफी मांगो और यहाँ से चली जाओ। कमरे में दया, मजाक और तानों से भरी नजरों के बीच सलीना की आंखें बर्फ जैसी ठंडी थी। वो मुड़ी और अपने पीछे खड़े लोगों से शांत आवाज में बोली, जब सबको आपकी पहचान जाननी ही है तो क्यों ना आप खुद अपना परिचय दे दें। जूलियन ने उसे ढांढस बंधाते हुए कंधे पर हल्की थपकी दी और आगे बढ़ा। वो सलीना से थोड़ा पीछे खड़ा हुआ, चेहरे पर वही सभ्य सौम्य मुस्कान। मैं जूलियन हूँ। कमरे में उड़ते तानों और ठंडी हंसी के बीच उसने शांति से जोड़ा, मेडिकल अलायंस कॉलेज का डीन। जूलियन के शब्द गूंजते ही पूरा माहौल जैसे अचानक जम गया। जो लोग सलीना का मजाक उड़ते देखने आए थे, उनके चेहरों की मुस्कान वहीं की वहीं फ्रीज हो गई। कैपिटल यूनिवर्सिटी की लैब में मौजूद टीचर्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के मेंबर्स, जिनके दिल अभी अभी बैठ गए थे, एक पल में फिर से धड़क उठे। पेनेलोपी का एक्सप्रेशन भी जड़ हो गया। सबकी नजरें अनजाने में उस सफेद कपड़ों में खड़े नौजवान पर टिक गई। हर किसी की आंखों में एक ही सवाल था, जूलियन, मेडिकल अलायंस एकेडमी का डीन। जूलियन हल्के से मुस्कुराया। उसकी पूरी शख्सियत से एक सौम्य, साफ और शांत एहसास झलक रहा था। उसकी आंखों के बीच मौजूद करुणा किसी ठंडी हवा के झोंके जैसी थी। वो सच में ऐसा इंसान था जिसमें लुक्स भी थे और टेम्परामेंट भी। लेकिन पेनेलोपी चौंक गई। उसने जूलियन को कुछ पल घूरा, फिर अचानक जोर जोर से हंस पड़ी। वो कैमरन का हाथ पकड़कर इतनी हंसी कि उसका शरीर कांपने लगा। लेडी सलीना, अगर तुम्हें शर्त पूरी नहीं करनी थी तो कम से कम हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए इतना बचकाना तरीका तो मत अपनाती। आखिरकार उसकी हंसी ठंडी पड़ गई। वो सलीना को तिरस्कार और गुस्से से घूरने लगी। सब जानते हैं कि मेडिकल अलायंस एकेडमी का डीन बेहद काबिल है और उसकी पहचान रहस्यमयी है। वो 10 साल पहले ही इंटरनेशनल लेवल पर मशहूर हो चुका था। 10 साल पहले तुम्हारे आसपास के लोग कितने साल के थे, जरा याद है? पेनेलोपी की बात सुनते ही जो लोग सदमे में थे, उन्हें होश आने लगा। और फिर सलीना और जूलियन की तरफ देखती नजरों में नफरत घुल गई। विनी ने नाक सिकुड़ते हुए कहा, सलीना, अगर तुम्हें सजा से बचना है तो कोई ज्यादा बिलीवेबल तरीका तो ढूंढो। किसी को भी उठाकर डीन बता देना। क्या हमें सबको मूर्ख समझ रखा है? बिल्कुल, मिस्टर टर्नर की बेटी होकर भी इतनी रीढ़ नहीं। हार गई और अब ऐसी शर्मनाक चालें चल रही हो। तुम अपने पिता की इज्जत पर कीचड़ उछाल रही हो। किसने सोचा था कि मिस्टर टर्नर की बेटी ऐसी निकलेगी? ये तो बाउ सरनेम का अपमान है। कुछ ही पलों में सलीना के खिलाफ तानों और आरोपों की आवाज़ें चारों तरफ गूंजने लगीं। किसी ने ध्यान नहीं दिया कि लिन, जो आंखें बंद किए आराम कर रहा था, जूलियन की आवाज़ सुनते ही हल्का सा कांप गया। उसने झटके से आंखें खोली और सलीना के पास खड़े उस आदमी को देखकर सन रह गया। सलीना की नज़र ठंडी हो गई। उसकी भौहों के बीच हल्की सी झुंझलाहट थी। यहाँ तक कि हमेशा नर्म रहने वाले जूलियन की आंखों में भी एक पल के लिए ठंडक झलक गई। पेनेलोपी अपनी बात पूरी कर चुकी थी। उसने तिरस्कार से सलीना को देखा और अपने मेंटर की तरफ मुड़ते हुए बोली, टीचर, तुरंत सिक्योरिटी रूम को कॉल कीजिए और उन्हें कहिए कि आ करें। वो व्यंग्य से हंसी और अपनी पतली उंगली एक एक करके जूलियन, ये या जोआना, लेओ पर घुमाई और आखिर में सलीना के चेहरे पर रोक दी। इन ठगों को, जो दुनिया को धोखा दे रहे हैं, यहाँ से बाहर निकालिए। उसके मेंटर ने ठंडी मुस्कान के साथ सबके सामने फोन निकाला और सिक्योरिटी रूम को कॉल कर दिया। तभी एक जोरदार, बेकाबू दहाड़ पूरे हॉल में गूंज उठी, चुप रहो, तुम सब। ये आवाज़ इतनी अचानक और डरावनी थी कि हर कोई चौंक गया। सब उसी दिशा में देखने लगे। यहाँ तक कि मिस्टर मे लेन, जिन्हें जैसे किसी ने सुई चुभो दी हो, कुर्सी से उछल पड़े और लगभग लड़खड़ाते हुए जूलियन के पास पहुंच गए। उनके चेहरे पर ठंडा पसीना था। डीन, डीन। पूरा हॉल एक पल में सन्नाटे में डूब गया। पेनेलोपी की मुस्कान पूरी तरह जम गई। वो लगभग चीख पड़ी, मिस्टर मे लेन, आप क्या कर रहे हैं? आप किसी धोखेबाज को डीन कैसे कह सकते हैं? चुप। मिस्टर मे लेन ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तुम जैसी अज्ञान मूर्ख, हमारे डीन से ऐसी बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? पेनेलोपी की नज़र जूलियन पर जमी रह गई। उसका पूरा शरीर सिर से पैर तक अकड़ गया। पल भर में उसके होंठों का रंग उड़ गया। सिर्फ वही नहीं, प्रिंसिपल चाओ, हेमिश, वहां मौजूद हर इंसान स्तब्ध था।
काफी देर बाद ही टूटी फूटी आवाजें सुनाई दी। मिस्टर मेल लेन, इसका क्या मतलब है? ये आदमी क्या सच में? सेलिना हल्के से मुस्कुराए और प्रिंसिपल चाओ की तरफ देखा। मिस्टर चाओ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती। जूलियन वाकई मेडिकल अलायंस इंस्टीट्यूट का डीन है। प्रिंसिपल चाओ जैसे सदमे से बाहर आए। वो कांपते हुए पहले सेलिना को फिर जूलियन को देखने लगे। कुछ पलों तक वो एक शब्द भी नहीं बोल पाए। हेमश ने अपनी पलकें झुका ली, अपने हल्के से कांपते हाथ छुपाते हुए। विनी अविश्वास से बुदबुदाए, ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेडिकल अलायंस इंस्टीट्यूट का डीन तो मिस्टर मेल लेन की उम्र का कोई बुजुर्ग होना चाहिए था, है ना? इतना जवान कैसे? और सबसे बड़ी बात, वो सेलिना को जानता क्यों है? पेनेलोपी का शरीर कांप रहा था, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। सेलिना, तुम? सेलिना की ठंडी नजर सीधे उसके चेहरे पर गिरी। काफी दिखावा कर लिया, अब मेरी बारी है। पेनेलोपी की डरी हुई आंखों के सामने सेलिना के लाल होंठों पर एक बेरहम सी मुस्कान उभरी। जोआना, जरा तुम भी अपना परिचय दोगी? जोआना ऊंची हील्स में शान से आगे बढ़ी। उसने प्रिंसिपल चाओ को हल्की सी नाराजगी भरी नजर से देखा। प्रिंसिपल, क्या आपको सिर्फ वो हरामजादा कैलम ही याद है? मैं बिल्कुल याद नहीं। प्रिंसिपल चाओ ने झट से उसकी तरफ देखा। वो उसे देर तक घूरते रहे, फिर अचानक उसकी आंखें फैल गईं। तुम? जोआना, ये नाम सुनते ही कैपिटल यूनिवर्सिटी लैब के कई बुजुर्ग टीचर्स सिहर उठे। सब जोआना को हैरानी से देखने लगे। जोआना, तुम इतनी बदल कैसे गई? जोआना ने अदा से नजर घुमाए और मुस्कुराए। 20 साल हो गए हैं, क्या मैं थोड़ी सी भी नहीं बदल सकती? लेकिन तुम? प्रिंसिपल चाओ की आंखों में कई भाव थे। फिर उन्होंने राहत की सांस ली, आंखें हल्की सी नम हो गईं। अच्छा है कि तुम वापस आ गई। वहां मौजूद बाकी लोग नहीं जानते थे कि जोआना कौन है। ब्रायन ने नाखुशी से सेलिना की तरफ देखा और मुश्किल से पूछा, प्रिंसिपल, ये जोआना कौन है? प्रिंसिपल चाओ मुस्कुराए, ये तुम्हारी सीनियर है। एच कंट्री में कैपिटल यूनिवर्सिटी के मेडिकल फील्ड में फर्स्ट प्लेस के लिए इसने कैलम से मुकाबला किया था। ये लड़की हमेशा से ही बहुत कम्पेटिटिव रही है। जोआना ने धीमी आवाज में कहा, मैं सिर्फ उनकी सीनियर नहीं हूँ, कैलम की भी सीनियर हूँ और उसकी विरासत की पहली वारिस भी। सेलिना हैरान होकर उसे देखने लगी। जोआना आगे बोली, कैलम जिस वायरस डेटा पर काम कर रहा था, उसमें कम से कम आधा योगदान मेरा था। तो उसने भौं उठाए और मुस्कुराते हुए कैमरन और पेनेलोपी की तरफ देखा। तो क्या सू फैमिली मेरी ही जमीन पर कब्जा करने आई है? कैमरन ने आंखें बंद कर लीं। पेनेलोपी का चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। वो अब भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी जोआना ने आगे कहा, ओह, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। जोआना ने हल्के से कहा, उसकी आवाज में गहराई थी। आज सुबह यहाँ से निकलने से पहले मिस्टर एंडरसन ने मुझसे साफ कहा था, उनकी वाइफ को बाहर कहीं भी कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सू फैमिली ने चाहे कितने ही रिसोर्सेज झोंक दिए हों, एंडरसन फैमिली उससे कहीं ज्यादा लगा देगी। मिस पेनेलोपी, अगर आपको लेडी सेलिना से तुलना करनी है कि कौन ज्यादा वैल्यूएबल है, तो शौक से कर लीजिए। ये कहते हुए जोआना ने पेनेलोपी और कैमरन की तरफ ही वे भरी नजर डाली। उसके होठों पर एक ठंडी सी स्मित थी। पेनेलोपी का चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। उसका शरीर तक हल्का हल्का कांपने लगा। कैमरन ने आंखें खोलीं, पहले सेलिना को देखा, फिर अपने और पेनेलोपी के पीछे बंद पार्टीशन दूर को। अचानक उसे सब समझ आ गया और उसका चेहरा भी भूत की तरह सफेद हो गया। वहां मौजूद बाकी लोग जोआना की बात का विरोध करना चाहते थे, लेकिन किसी के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। कैलम की सीनियर होने के नाते और इतने सालों तक उसके साथ गायब रहने की वजह से जोआना लगभग हर वायरस रिसर्च प्रोजेक्ट में शामिल रही होगी। जो कुछ भी यहाँ हो रहा था, वो शायद सबसे ज्यादा वही जानती थी। उसकी काबिलियत, अनुभव और सालों की पकड़ के सामने कौन था जो उससे मुकाबला कर सकता? ऊपर से सू फैमिली चाहे कितनी भी अमीर और ताकतवर क्यों न हो, एंडरसन फैमिली के सामने उनकी हैसियत कुछ भी नहीं थी। और पेनेलोपी अभी शादीशुदा भी नहीं थी। सू फैमिली की तरफ से कैमरन की गर्लफ्रेंड के लिए कोई खास इशारा तक नहीं किया गया था। उल्टा, कईयों ने सुना था कि मिसेस सू को पेनेलोपी बिल्कुल पसंद नहीं थी, एक ऑफन होने की वजह से।
वहीं दूसरी तरफ सलीना सबको पता था कि एंडरसन फैमिली की लाडली है। टर्नर फैमिली उसके लिए कुछ भी लुटाने को तैयार थी। ये वो चीज़ थी जिसे रिडल फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर पेनेलोपी कभी भी कंपेयर नहीं कर सकती थी। ऐसे हालात में पेनेलोपी का साथ देने की वजह ही क्या थी? जोआना की बातों से सलीना थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जैसे ही उसे कल रात ऑस्वाल्डो याद आया, जो उसे प्यार से दवा खिलाने की कोशिश कर रहा था, उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई। उसी वक्त एक छोटे से कमरे में जेड जैसी नाजुक उंगलियों वाला एक हाथ चाय का कप रखता है। सामने लगे मॉनिटर पर सलीना की वही मीठी मुस्कान कैद थी। पतले रूबी जैसे होंठों से एक हल्की सी सांस निकल गई। उसके सामने बैठे आदमी ने सपाट आवाज में कहा, वो वहां है तो तुम्हें अपना गिफ्ट देने का मौका भी नहीं मिलेगा। आल्फी ने पलकें झुका लीं। उसके चेहरे पर निराशा साफ थी। काफी देर बाद उसने पूछा, क्या तुम उसके साथ काम कर रहे हो? लियोन ने स्क्रीन की तरफ देखा। वहां पेनेलोपी का चेहरा साफ दिख रहा था, लव में डूबा हुआ। लियोन की आंखों में ठंडक उतर आई और वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं उन चीजों को रिडल फैमिली को तबाह नहीं करने दे सकता। पेनेलोपी और मैनी, दो ऐसे आउटसाइडर्स जिनका रिडल फैमिली से खून का कोई रिश्ता नहीं था, उन्होंने रिडल फैमिली की सारी बेटियों को बेरहमी से नुकसान पहुंचाया, उनकी रेपुटेशन मिटा दी। लियोन भला गुस्सा क्यों न होता? बाहरी लोगों की नज़रों में लियोन ऐसा यंग मास्टर था जो शिकार पर हमला करने से पहले सही पल का इंतजार करता है, लेकिन जब वार करता है तो जड़ से उखाड़ देता है। आल्फी ने सलीना की शांत, सुंदर आंखों और सलीके से मुड़ी हुई भौहों को देखते हुए कहा, ये छोटी लड़की बहुत स्मार्ट है। उसी पल लियोन की नज़र सलीना के पीछे खड़े ब्लैक क्रो और वाइट क्रो पर गई। उसकी आंखें गहरी हो गईं। तुम्हें क्यूरियोसिटी नहीं है कि उसने इन दोनों को अपनी मदद के लिए कैसे तैयार कर लिया? जोआना का बेंजामिन के साथ काम करना तो समझ में आता था, लेकिन ये दोनों, सबसे अहम बात थी सलीना के प्रति उनका रवैया, जिसमें रिस्पेक्ट की झलक तक थी। आल्फी खड़ा हुआ और धीरे धीरे स्क्रीन की तरफ बढ़ा। उस लड़की के मासूम और खूबसूरत चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में नरमी भर गई। उसे ये सब झेलना नहीं चाहिए था। कॉन्फ्रेंस रूम में जो पेनेलोपी कुछ देर पहले तक कॉन्फिडेंस से भरी थी, वो अब सलीना के हाथों बार बार कुचली जा रही थी। स्वर्ग से सीधे नर्क में गिरने जैसा एहसास। उसका शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा गुस्से और जलन से विकृत हो चुका था। वो सलीना को घूरते हुए चीख पड़ी, नहीं, मैं ये नहीं मानती। सलीना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेडिकल अलायंस के डीन को जानने का दावा करो? तुम झूठ बोल रही हो, सबको धोखा दे रही हो। पेनेलोपी की बातों से कई लोग भड़क उठे। प्रिंसिपल चाओ कुछ कहने ही वाले थे कि मिस्टर मेई लेन पहले ही गुस्से में बोल पड़े, तुम्हारे हिसाब से तो फिर मैं भी नकली हूँ। हम सब तुम्हें झूठ बोल रहे हैं। सच तुम्हारे सामने है, फिर भी तुम बार बार हमारे डीन पर शक कर रही हो। शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें लगता है मेडिकल अलायंस में कोई भी नहीं है? पेनेलोपी का चेहरा और ज्यादा सफेद पड़ गया। उसके मेंटर ने जल्दी से उसे अपने पीछे खींच लिया और मिस्टर मेई लेन से माफी मांगते हुए फुसफुसाया, पेनेलोपी, तुम्हें हो क्या गया है? इतने लोगों के सामने सलीना कैसे झूठ बोल सकती है? रुको, मिस्टर डॉयल अभी यहाँ हैं, अब भी गेम पलट सकती हो, मेंटर ने याद दिलाया। पेनेलोपी को अचानक याद आया, उसके पास अब भी एक आखिरी ट्रम्प कार्ड था। मिस्टर मेई लेन और आल्फी के लैब में आने का मतलब ये नहीं था कि वो सलीना की मदद करके वायरस डेटा को तबाह ही कर देंगे। सिर्फ मिस्टर डॉयल ही था जो बिना किसी हेजिटेशन के उसकी मदद कर सकता था। आल्फी और मिस्टर मेई लेन तो बस टूल्स थे सलीना को हराने के लिए। मिस्टर डॉयल ही उसका सबसे बड़ा एस था। जब तक वो लैब में है, कैमरन और उसके पास अब भी फेम और फॉर्चून पाने का चांस था। ये सोचते ही जैसे डूबता इंसान आखिरी तिनके को पकड़ ले, पेनेलोपी ने किसी तरह अपनी थोड़ी सी समझ वापस पाई। वो ठंडे चेहरे से सलीना को घूरते हुए बोली, सलीना, मान लिया कि तुम्हारे पास मेडिकल अलायंस का डीन है, जोआना भी है, तो क्या मेडिकल वायरस वर्ल्ड में मिस्टर डॉयल का मुकाबला कोई नहीं कर सकता? जब तक तुम्हारे पिता खुद यहाँ न आए, कोई उन्हें पार नहीं कर सकता। उसके होठों पर ठंडी मुस्कान उभरी। इस मेडिकल लैबोरेटरी में कैमरन और मेरे लिए अब भी जगह है। हालांकि वो ये सब कह रही थी,
लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लग रहा था। अगर सेलिना को कुचलने का मौका, उसे सबके सामने अपमानित होते देखने का सपना टूट गया तो। वो सेलिना को ऐसे घूर रही थी जैसे मौत से चिपका कोई शैतान। सेलिना ने बेपरवाही से उसकी तरफ देखा, फिर उसकी नज़र मिस्टर डॉयल पर ठहर गई। उसके होठों पर शरारती मुस्कान थी। ब्लैक क्रो, लगता है मिस्टर डॉयल तुम्हारे पुराने जान पहचान वाले हैं। ब्लैक क्रो बदसूरत सा चेहरा बनाते हुए आगे बढ़ा। उसने आंखें सिकोड़कर मिस्टर डॉयल को देखा और नफरत से बोला, ऐसे बदसूरत मॉन्स्टर से कौन जान पहचान रखना चाहेगा। जूलियन और जोआना से मिले झटकों के बाद पेनेलोपी इस वक्त बेहद सतर्क थी। उसने ब्लैक क्रो को ऊपर से नीचे तक ध्यान से देखा। आखिरकार उसे यकीन हो गया, ये कैलम नहीं है। उसके दिल को जैसे पूरी तरह राहत मिल गई। जब तक कैलम खुद सामने नहीं आता, वायरस वर्ल्ड में कोई भी मिस्टर डॉयल को पार नहीं कर सकता। और पेनेलोपी, जो मिस्टर डॉयल की असली पहचान जानती थी, इस बात को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट थी। वो नफरत से सेलिना को घूरते हुए हंसी। सेलिना, इस राउंड में तुम्हारी हार तय है। सेलिना ने बेपरवाही से पेनेलोपी की तरफ देखा और होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान उभरी। मिस पेनेलोपी, अगली बार ये बात कहने से पहले, क्या तुम्हें ये एहसास भी है कि जिस इंसान की तुम बात कर रही हो, वो मिस्टर डॉयल जिस पर तुम्हें इतना घमंड है, उसे पल भर में कुचल सकता है। जब से मैं आई हूँ, उसने एक शब्द तक नहीं कहा। पेनेलोपी के चेहरे पर जो मुस्कान आई थी, वो उसी पल जम गई। लगभग डर के मारे उसने सिर घुमाया और अपने तथाकथित एस की तरफ देखा। सेलिना ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वहां मौजूद हर इंसान अचानक समझ गया कि वो क्या इशारा कर रही थी। सच यही था, सेलिना के आने से पहले पेनेलोपी द्वारा बुलाया गया मिस्टर डॉयल बेहद घमंडी और बदतमीज था। वो किसी की परवाह नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि इतने लोगों के सामने प्रिंसिपल चाओ का अपमान तक कर चुका था। लेकिन सेलिना के आते ही वो अचानक चुप हो गया। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। इसका मतलब क्या था? सबकी नजरें एक साथ मिस्टर डॉयल पर टिक गईं, और जो नज़ारा सामने आया, उसने सबको हैरान कर दिया। जिस इंसान को उसकी काबिलियत और घमंड के लिए जाना जाता था, वही मिस्टर डॉयल अब कांप रहा था, पसीने से भीगा हुआ, और धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ते ब्लैक क्रो को डर और घबराहट से घूर रहा था। उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी, वो सेलिना के साथ आए उस काले कपड़ों वाले हैंडसम नौजवान को जानता है। एक भारी सी आवाज के साथ, जैसे किसी के दिल नीचे गिर गए हों, वहां मौजूद सभी रईस परिवारों के चेहरों पर सन्नाटा छा गया। विनी ने सेलिना को अविश्वास से देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, आंखें डिसबिलीफ से भरी हुई थीं। ये कैसे हो सकता है? सेलिना मेडिकल अलायंस के डीन को कैसे जान सकती है? सेलिना जिस इंसान को लाई है, वो कैपिटल यूनिवर्सिटी की लैब के इतने सारे टीचर्स से ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है? सेलिना जीत कैसे सकती है? दिल के अंदर एक जबरदस्त इम्बैलेंस ने विनी को घेर लिया। वो इस हकीकत को स्वीकार ही नहीं कर पा रही थी। वो सेलिना को घूरती रही, चेहरा टेढ़ा, भूत सा सफेद। पेनेलोपी की आंखों में अब सिर्फ डर था। वो किसी भी हाल में ये मानने को तैयार नहीं थी कि वो सेलिना से हार सकती है। अचानक वो आगे बढ़ी और मिस्टर डॉयल की बांह पकड़ ली। उसकी आवाज़ तीखी और लगभग हिस्टेरिकल हो गई। मिस्टर डॉयल, आप स्टडी ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं। आप सेलिना से कैसे डर सकते हैं? वो तो क्रिफिया की एक छोटी सी घटिया कंपनी से पैदा हुई स्कम है। आप उससे कैसे डर सकते हैं? आपने खुद कहा था ना कि कैलम की बेटी बस एक ब्लॉन्ड गर्ल है, जिस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं। आपको सेलिना को कुचल देना चाहिए, उसे नीचा दिखाना चाहिए, उसे घुटनों पर गिराकर आपसे माफी मंगवानी चाहिए। आपको अपने रिसर्च रिजल्ट्स निकालकर सेलिना को बताना चाहिए। मिस्टर डॉयल पहले ही पूरी तरह चौकन्ना था। ब्लैक क्रो को उसकी लंबी टांगों के साथ एक एक कदम पास आते हुए घूर रहा था। उसी पल पेनेलोपी ने उसकी बांह पकड़ी। बस फिर क्या था, उसके तने हुए नर्व्स टूट गए। यहाँ से दफा हो जाओ। गुस्से में उसने पेनेलोपी को जोर से धक्का दे दिया। पेनेलोपी संभल नहीं पाए और लड़खड़ा गई। अगर कैमरन ने उसे थामा ना होता, तो वो जमीन पर गिर चुकी होती। उसी अजीब सी आवाज के निकलते ही ब्लैक क्रो ने मिस्टर डॉयल की तरफ एक कदम और बढ़ाया, फिर रुक गया। काले बालों वाले उस युवक की पतली आंखें हल्के से सिकुड़ी।
उसकी नजरों में एक खतरनाक चमक आ गई और होठों के कोने पर शैतानी मुस्कान उभर आई। सो इट्स यू अगली फ्रीक। सबके सामने साफ साफ दिखाई दे रहा था। मिस्टर डॉयल कांप रहा था। कैमरन के सहारे पेनेलोपी जैसे तैसे खड़ी हुई ही थी कि उसने ये सब देख लिया। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कैमरन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और सख्त लहजे में कहा, पेनेलोपी, बस करो, इनफ। पेनेलोपी सिर हिलाती रही और टूटती हुई आवाज में चिल्ला उठी, सलीना मुझसे कैसे जीत सकती है? मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। कैमरन ने उसके चेहरे को देखा, जिसमें अब एक अजीब सी हिंसक झलक थी। उसने आंखों में छिपी निराशा को दबाते हुए सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि जिस मिस्टर डॉयल को तुम लाए हो, वो सामने वाले से बुरी तरह डरा हुआ है? पेनेलोपी का जलन से भरा दिमाग अचानक साफ हो गया। उसने उस काले बालों वाले युवक को देखा, जो भारी दबाव के साथ मिस्टर डॉयल की तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में वही मॉकिंग नजर थी, जैसे बिल्ली चूहे से खेल रही हो। अचानक पेनेलोपी को मिस्टर डॉयल की असली पहचान याद आ गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा। नामुमकिन, ये इंसान मिस्टर डॉयल की असली पहचान कैसे जान सकता है? सलीना जैसी, जो एक गरीब परिवार से आई है, उसका मिस्टर डॉयल के लेवल के लोगों से कोई संपर्क कैसे हो सकता है? लेकिन दिमाग के किसी कोने से एक और आवाज आई, अगर सच में जानता हो तो। बस यही सोचते ही डर की एक जबरदस्त लहर पेनेलोपी पर टूट पड़ी। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कांपती हुई ब्लैक क्रो को एक एक कदम पास आते देखती रही। कैमरन ने महसूस किया कि पेनेलोपी के हाथ पैर अचानक बर्फ जैसे ठंडे हो गए हैं। नीचे देखा तो उसका चेहरा पूरी तरह रंगहीन था और ब्लैक क्रो की तरफ उसकी नज़र में अब साफ साफ डर था। कैमरन का दिल डूब गया। एक अनजानी बेचैनी उसके अंदर फैल गई। ब्लैक क्रो लंबी टांगों से आगे बढ़ा और मिस्टर डॉयल के सामने खड़ा हो गया, उस पर साया डालते हुए। तिरस्कार भरी हंसी के साथ उसने कहा, मुझे लगा था तुम थोड़ी देर और छिपे रह पाओगे। इतना कहते ही सामने खड़े मिस्टर डॉयल ने अचानक गुस्से से दहाड़ लगाए और मुक्का उठाकर ब्लैक क्रो पर वार कर दिया। ब्लैक क्रो ने ठंडी हंसी हंसी हल्का सा सिर झुकाकर वार को चकमा दिया और उसी पर पैर उठाकर जोरदार लात मारी। मिस्टर डॉयल हवा में उछलता हुआ दीवार के कोने में जा गिरा। इस अचानक हिंसा से वहां मौजूद हर इंसान सन्न रह गया। अभी कोई संभल भी नहीं पाया था कि कोने में गिरे मिस्टर डॉयल ने अचानक एक गन निकाल ली और काली नली सलीने की तरफ तान दी। जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला था, एक पैर जोर से उसके कंधे पर आ गिरा। हड्डियों के टूटने की आवाज के साथ मिस्टर डॉयल की चीख गूंज उठी। उसके हाथ से गन छूटकर जमीन पर गिर गई और ब्लैक क्रो का दूसरा पैर उस पर जा पड़ा। गन देखते ही बाकी लोग दहशत से भर गए। होश में आते ही पूरा माहौल पल भर में टेंस हो गया। हर तरफ पुलिस बुलाओ की आवाजें गूंजने लगी। पेनेलोपी की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसका शरीर कांप उठा और वो लगभग बेहोश होने ही वाली थी। उसके दिल का सबसे भयानक शक इस पर सच बन चुका था। डरावना सपना हकीकत बन गया था। पेनेलोपी के होंठ भी पल भर में सफेद पड़ गए। अनजाने में उसने कैमरन की बांह को और जोर से पकड़ लिया। उसके नाखून युवक की त्वचा में गहरे धंस गए। कैमरन ने अपनी कलाई की तरफ देखा, जहां खून रिस रहा था, और चुपचाप आंखें बंद कर लीं। सबकी निगाहों के सामने ब्लैक क्रो ने मिस्टर डॉयल को ऐसे उठाया जैसे कोई मुर्गी हो और ताना मारते हुए कहा, गॉचर। मिस्टर डॉयल की डरी और गुस्से से भरी आंखों के सामने ब्लैक क्रो के होठों पर ठंडी मुस्कान फैल गई। उसकी उंगलियां मिस्टर डॉयल की ठुड्डी पर गईं। चीखों के बीच किसी इंसानी चमड़ी जैसी चीज को ब्लैक क्रो ने नोचकर उतार दिया। नीचे जो चेहरा दिखाई दिया, उसे देखकर वहां मौजूद हर इंसान की आंखें पूरी तरह फैल गईं। पूरा सीन एक ही पल में सन्नाटे में डूब गया। ये सीन देखते ही पेनेलोपी के पैरों से लेकर सिर तक सिहरन दौड़ गई। उसका चेहरा पल भर में बेहद डरावना हो गया। भेष उतरते ही सबकी आंखों के सामने जो चेहरा आया, वो एक झुर्रियों से भरा बूढ़ा आदमी था, जिसकी शक्ल पर क्रूरता साफ झलक रही थी। और सबसे अहम बात, वो साफ तौर पर एक फॉरेनर था। सुनहरे ब्लॉन्ड बाल, नीली आंखें। एक पल के लिए पूरा कॉन्फ्रेंस रूम ऐसा सन्नाटे में डूब गया, जैसे सांसों की आवाज तक सुनाई न दे।
कैपिटल यूनिवर्सिटी के युवा स्टूडेंट्स उस विदेशी चेहरे को घूर रहे थे। उन्हें याद आ रहा था कि अभी कुछ देर पहले यही इंसान उनके प्रिंसिपल का खुलेआम अपमान कर रहा था और सब पर तंज कस रहा था। उनके सीने से लेकर हाथ पैर तक गुस्से की लहर दौड़ गई। यहाँ तक कि विनी के दिल में सेलिना के लिए जो जलन थी वो भी एक पल के लिए गायब हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ कहने ही वाली थी कि उससे पहले ही गुस्से से भरी एक आवाज सबके कानों में गूंज उठी। डेविस! सब चौंक गए। मुड़कर देखा तो प्रिंसिपल चाओ अपना सीना पकड़े हुए ब्लैक क्रो के नीचे दबे उस विदेशी को घूर रहे थे। उनकी आंखों में भयानक गुस्सा था। कैपिटल यूनिवर्सिटी के टीचर्स और स्टूडेंट्स ने कभी प्रिंसिपल चाओ को इतना गुस्से में नहीं देखा था। सब स्तब्ध रह गए। उनके पीछे खड़े कुछ वाइस डीन्स जल्दी से आगे बढ़े और उनकी पीठ थपथपाने लगे। मिस्टर चाओ, प्लीज काम डाउन। मिस्टर चाओ, आर यू ओके? सेलिना आगे बढ़ी और बोली, मिस्टर चाओ, आप ठीक तो हैं? सीना पकड़े हुए प्रिंसिपल चाओ ने डेविस की तरफ उंगली उठाए और गुस्से से बोले, पुलिस को बुलाओ, अभी के अभी पुलिस को बुलाओ और इस बेशर्म स्कम को गिरफ्तार करवाओ। सेलिना ने टेबल पर रखा पानी का कप खोला और आगे बढ़ा दिया। आसपास के लोगों ने कप लिया, उन्हें कुछ हॉट पिल्स खिलाईं। जब प्रिंसिपल चाओ की हालत थोड़ी संभली तब सेलिना ने पूछा, मिस्टर चाओ, ये इंसान कौन है? चेयर पर बैठे प्रिंसिपल चाओ ने डेविस को घूरते हुए ठंडी हंसी हंसी। मेडिकल कम्युनिटी का सबसे घटिया स्कम। पहले इसने तुम्हारे पिता के रिसर्च रिजल्ट्स चुराने की कोशिश की थी और नाकाम रहा। उसके बाद ये ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का आदी हो गया। खास तौर पर एच कंट्री के लोगों को निशाना बनाकर अनगिनत अत्याचार किए इसने। ये सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान की सांस अटक गई। ठंडा पसीना छूट गया। विनी का चेहरा पूरी तरह सफेद हो गया। ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स। ब्लैक क्रो ने सबकी तरफ तिरस्कार भरी नजर डाली। तुम सब इडियट्स हो क्या? अगर कोई इंसान को स्टडी करता है तो एकेडमिया में ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स ही उसका में फील्ड होता है। सबके चेहरों की मांसपेशियां बुरी तरह खींच गईं। हर किसी को याद था, कैलम ने फर नॉर्थ लैबोरेटरी की वजह से कैपिटल छोड़ा था और फिर कभी वापस नहीं आया। उसके बाद टर्नर फैमिली को पूरी तरह मिटा दिया गया। कैलम द्वारा छोड़ा गया कोर डेटा असल में ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशन को सॉल्व करने पर ही केंद्रित था। अगर ये कीमती, जिंदगियां बचाने वाला डेटा डेविस के हाथ लग जाता। ये सोचते ही वहां मौजूद हर इंसान, यहाँ तक कि टर्नर फैमिली से रंजिश रखने वाले लोग भी पसीने से तर हो गए। आखिरकार जिस किसी के अंदर थोड़ा सा भी खून और ज़मीर बचा हो वो अपने देश का गद्दार बनना नहीं चाहेगा। एच कंट्री के अंदर आपस में लड़ना उनकी अपनी बात थी, लेकिन कोई भी ये नहीं चाहता था कि एक फॉरेनर जो बुरी नीयत से भरा हो एच कंट्री के लोगों की मेहनत और गौरव को चुरा ले। ऊपर से इस इंसान का घमंड बेहद घिनौना था। जैसे ही सबने सोचा कि अगर आज डेविस बेनकाब न होता, अगर उसे लैब में घुसने और कैलम के डेटा तक पहुंचने दी जाती तो क्या होता। डर से सबके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि तब आज यहाँ मौजूद हर इंसान पूरे एच कंट्री का अपराधी बन जाता। ब्रायन ने मुठियां भींच लीं। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो घूमकर पेनेलोपी की तरफ चिल्लाया, पेनेलोपी! ये आवाज जैसे स्विच बन गई। एक पल में लैब के टीचर समेत हर इंसान ने पेनेलोपी को गुस्से और सदमे से भरी आंखों से घूर लिया। इतनी नाराज नजरों के सामने पेनेलोपी का चेहरा डरावना हो गया। वो घबराकर पीछे हटी। नो नो नो, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे नहीं पता था। सेलिना ने ठंडे स्वर में पूछा, डेविस को तुम लेकर आई थी? अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर किसे पता है? पेनेलोपी पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। आंसू बहते जा रहे थे। नो, ये मेरी गलती नहीं है, मुझे भी धोखा दिया गया है। मैं भी विक्टिम हूँ। लेकिन डेविस के मौके पर ही बेनकाब हो जाने के बाद पेनेलोपी चाहे जितना चिल्ला ले, कोई उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि उसका मेंटर जो हमेशा उसे बचाता था अब भी पीला पड़ा हुआ उससे दूरी बनाए खड़ा था, कहीं वो भी इसमें न फंस जाए। पेनेलोपी डरी हुई भी थी और टूट चुकी भी। वो रो रही थी, लेकिन कोई उसे ढांढस देने नहीं आया। किसी को ये नहीं भूला था कि थोड़ी देर पहले वही पेनेलोपी डेविस की तारीफों के पुल बांध रही थी। वो उसके अचीवमेंट्स तक गिना रही थी। उसकी पहचान न जानना नामुमकिन था। हर कोई उसे घिन और बेरहमी से घूर रहा था।
पेनेलोपी का शरीर बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया। वो बुरी तरह पैनिक में थी। अचानक उसे कुछ याद आया। वो कैमरन की तरफ मुड़ी। कैमरन, मुझ पर भरोसा करो, मुझे सच में उसकी असली पहचान नहीं पता थी। प्लीज, सबको समझाओ, मैं इनोसेंट हूँ। कैमरन का चेहरा सफेद था। उसकी आंखों में थकान झलक रही थी। वो कुछ कहने ही वाला था कि सेलिना हल्के से हंस पड़ी। पेनेलोपी, तुम सच में कितनी अच्छी गर्लफ्रेंड हो। इस वक्त सू फैमिली को इस मुसीबत से निकालने का रास्ता ढूंढने के बजाय तुम मिस्टर सू को भी अपने साथ डुबोना चाहती हो। क्या तुम सबको ये बता रही हो कि सू फैमिली भी इसमें शामिल थी? पेनेलोपी का रोता हुआ चेहरा एकदम जम गया। वो सेलिना को घूरते हुए बोली, तुम क्या कहना चाहती हो? उसने सबसे बुरा यही सोचा था कि वो किसी के इस्तेमाल हो गई, लैब में जाने का मौका खो बैठी और थोड़ी बहुत डांट सुननी पड़ी। इसमें सू फैमिली कहाँ से आ गई? सेलिना ने धीरे धीरे मुस्कान बिखेरी, एक ठंडी, निर्दयी मुस्कान। ब्लैक क्रो ने घृणा से डेवस को घसीटा और प्रिंसिपल चाओ के सामने ले आया। उसने उसके घुटने पर लात मारी और डेवस को प्रिंसिपल चाओ के सामने घुटनों पर गिरा दिया। फिर ताना मारते हुए बोला, ये अगली फ्रीक एक इंटरनेशनल फ्यूजिटिव है। पेनेलोपी के होंठ उसी पल राख जैसे हो गए। मौके पर मौजूद लोगों के चेहरे फिर से बदल गए। इंटरनेशनल फ्यूजिटिव, यू बास्टर्ड। एक इंटरनेशनली वांटेड क्रिमिनल कैपिटल यूनिवर्सिटी तक घुस आया। कैलम के रिसर्च मटेरियल्स खुलेआम मान रहा था और लगभग सफल भी हो गया था। दुनिया में इससे ज्यादा बेहुदा बात क्या हो सकती थी? अगर ये बात बाहर फैल जाती तो पूरी कैपिटल यूनिवर्सिटी मजाक बनकर रह जाती। कई लोग पेनेलोपी को ऐसे घूर रहे थे जैसे गला ही घोंट दें। सेलिना ने पेनेलोपी के बदहवास चेहरे को देखा और मुस्कुराई। ब्लैक क्रो, मिस्टर डेवस से तुम्हारी दुश्मनी कैसे हुई? ये सुनते ही ब्लैक क्रो का चेहरा और भी सख्त हो गया। ब्लैक क्रो की आवाज में जहर घुला हुआ था। 3 साल पहले जब मैं यहाँ नहीं था, ये बदसूरत बास्टर्ड मेरे इलाके में घुस आया। इसने मेरे रिसर्च मटेरियल्स चुराए और मेरा घर तक जला दिया। मैं तो कब का इसे मार चुका होता। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान के दिमाग में 3 साल पहले मचाई गई वही एंथ्रोपोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन जिसने डेंगू फीवर और हैंटाविरस जैसे 2 बड़े वायरस को क्रैक किया था। तो मतलब वो सारी रिसर्च चोरी की गई थी और उन 2 खतरनाक वायरस को सच में क्रैक करने वाला यही सामने खड़ा खूबसूरत और अविश्वसनीय सा नौजवान था। सबके चेहरे फिर से अनजाने में खींच गए। अब ये भी साफ हो गया था कि डेवस उस काले कपड़ों वाले युवक से इतना क्यों डर रहा था। सेलिना ने हैरानी से ब्लैक क्रो की तरफ देखा। तो उसी ने तुम्हारा घर जला दिया? सेलिना को ये बात पहले से पता थी। इसी घटना की वजह से वो बच्चा कुछ समय तक बेघर रहा था और व्हाइट क्रो के पास शरण लेते हुए गालियां देता, शिकायत करता घूमता था। उस दौर में वो सच में आग उगलने वाला ड्रैगन बन चुका था। 3 साल बाद वही अपराधी खुद उनके सामने आ पहुंचा था, लेकिन ये सजा भी उसे पूरी तरह तसल्ली नहीं दे पा रही थी। ब्लैक क्रो ने डेवस को घूरते हुए दांत पीसे। अगर टोबायस ने मुझे इसे पकड़ने के लिए न कहा होता और सीधे मारने से न रोका होता तो अब तक मैं इसे जहर की एक डोज खिला चुका होता। सेलिना के होंठ हल्के से कांपे। सारी कड़ियां अब जुड़ चुकी थीं। उसने पेनेलोपी की तरफ तिरछी मुस्कान के साथ देखा। डेवस की रेप्यूटेशन बेहद बदनाम है और उसके क्राइम्स की लिस्ट बहुत लंबी। वो इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का वांटेड फ्यूजिटिव है। तो पेनेलोपी, तुम उसे जानती कैसे हो? पेनेलोपी का चेहरा बुरी तरह झटका खा गया। उसका शरीर कांपने लगा। मुझे नहीं पता, मुझे भी धोखा दिया गया। सेलिना की गहरी काली आंखें उस पर टिकी रहीं, मजाक और ठंडक से भरी हुई। उसकी आवाज अब भी शांत और आरामदेह थी। तुम रिडल फैमिली की मिस हो और मिस्टर सू की गर्लफ्रेंड भी। तुम्हारे सारे कनेक्शंस इन्हीं 2 फैमिलीज से आते हैं। तो पेनेलोपी, डेवस को ढूंढने में रिडल फैमिली ने मदद की या सू फैमिली ने? पेनेलोपी एक पल को सुन्न रह गई, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सेलिना की ठंडी आंखों से टकराए, एक भयानक डर उसके ऊपर टूट पड़ा। उसे अचानक समझ आ गया, सेलिना सिर्फ उसे निशाना नहीं बना रही थी, वो इस घटना के जरिए पूरी सू और रिडल फैमिलीज को भी घसीटकर नीचे गिराना चाहती थी। अगर रिडल फैमिली की पूरी जांच हुई तो उसके सारे राज जमीन पर आ सकते थे।
सू फैमिली में कैमरन था। पेनेलोपी चाहे जितनी भी टूट चुकी हो, वो उस इंसान को बर्बाद नहीं कर सकती थी जिसने सालों तक उसे प्यार और सुरक्षा दी थी। लेकिन कैसियस का नाम भी वो नहीं ले सकती थी। डर से कांपती हुई पेनेलोपी के माथे पर ठंडा पसीना छलक आया। इसमें उनका कोई हाथ नहीं है, मिस्टर डॉयल खुद मेरे पास आया था। मैं बस जीतना चाहती थी, बहुत ज्यादा। सेलिना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। ओह, तो डेविस को ये कैसे पता चला कि मेरे पिता ने कैपिटल यूनिवर्सिटी में कौन सा रिसर्च डेटा छोड़ा था? ये बात मैंने 1 हफ्ते पहले इसी ऑफिस में सिर्फ कुछ लोगों को बताई थी। उसकी नज़र वहां मौजूद हर एक इंसान पर घूमी। उसकी आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी हो गई। तो फिर ये जानकारी डेविस तक किसने पहुंचाई? सेलिना की नज़रें जैसे ही किसी पर पड़ती, दिल के अंदर ठंडक दौड़ जाती। डर हो या शर्म, किसी को खुद भी नहीं पता था। सब एक एक करके पीछे हटने लगे। मैंने नहीं। प्रिंसिपल चाओ ने हमें साफ कहा था कि मिस्टर टर्नर के बारे में कुछ भी लीक नहीं करना। सेलिना, हम चाहे आपसे असहमत हों, लेकिन अपने देश से गद्दारी कभी नहीं करेंगे। आज की बेइज्जती से तिलमिलाए हुई विनी गुस्से में बोली। डेविस सीधे पेनेलोपी के पास ही क्यों गया? कौन मानेगा कि जानकारी उसी ने लीक नहीं की? सेलिना की नज़र फिर पेनेलोपी पर आकर ठहर गई, बिल्कुल ठंडी, बिना किसी गर्माहट के। मिस पेनेलोपी, अपने बचाव में कुछ कहना चाहोगी? पेनेलोपी जानती थी, अब वो जो भी कहे, कोई उस पर भरोसा नहीं करेगा। उसने नफरत भरी नज़र से सेलिना को देखा, फिर कैमरन की तरफ मुड़ गई। कैमरन, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मुझे सच में नहीं पता था कि मिस्टर डॉयल असल में कौन है। मैं बस चाहती थी कि तुम लैब में ज्वाइन करो। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया है। सब मुझे दोष दे सकते हैं, मुझ पर शक कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें तो मुझ पर भरोसा करना ही होगा। कैमरन ने अपनी कलाई पर पड़े जख्मों को देखा। उसका चेहरा कमरे में मौजूद हर इंसान से ज्यादा पीला था। उसने पेनेलोपी को देखा, भावनाएं उलझी हुई थीं। पेनेलोपी, वो आगे कुछ कह पाता, उससे पहले ही कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाज़ा जोर से खुल गया। काले यूनिफॉर्म्स में सुनहरी कढ़ाई वाले कपड़े पहने लोगों का एक दल तेज कदमों से अंदर घुस आया। उनका नेतृत्व कर रही थी मटिल्डा। कोर्ट के लोगों को देखते ही वहां मौजूद हर चेहरे का रंग बदल गया। एक ही पल में सब इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गए। बीच में सिर्फ पेनेलोपी, कैमरन और डेविस रह गए। पेनेलोपी ने देखा, मटिल्डा हथकड़ी लेकर सीधे उसकी तरफ बढ़ रही थी। डर से उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो घबराकर कैमरन के पीछे छिप गई, सिर हिलाते हुए रो पड़ी। कैमरन, उन्हें मुझे गिरफ्तार मत करने दो। आई एम स्कैर्ड। कैमरन आगे बढ़ना ही चाहता था कि मटिल्डा ने उसकी तरफ मुड़कर ठंडे स्वर में कहा, मिस्टर सू ने हमें आने से पहले ही कॉल किया था। अगर मिस्टर सू ने कोर्ट की कार्रवाई में दखल दिया, तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। कैमरन वहीं जम गया। पेनेलोपी ने कांपते हुए, अविश्वास और शिकायत से भरी नज़र से उसकी तरफ देखा। कैमरन, तुम सू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर हो। एल्फी तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? कैमरन ने उसे निराश नज़रों से देखा। पेनेलोपी, तुमने कभी मेरी फैमिली को सच में समझा ही नहीं। सच तो ये था, पेनेलोपी ने कभी सू फैमिली की उस मेहरबानी को याद ही नहीं रखा जो उन्होंने उस पर दिखाई थी। इतना कहकर कैमरन ने धीरे धीरे पेनेलोपी की उंगलियां अपनी बांह से हटाईं। उसने पीठ मोड़ ली और उसे दोबारा देखने से इनकार कर दिया। पेनेलोपी पूरी तरह घबरा गई। उसी पल मटिल्डा की ठंडी हथकड़ियां उसके हाथों पर कस चुकी थीं। उधर डेविस को कोर्ट के बाकी सदस्यों ने जकड़ लिया था। मटिल्डा ने सेलिना की तरफ हल्का सा सिर हिलाया और पेनेलोपी को बाहर ले जाने लगी। रास्ते में हर कोई अपने आप हटता चला गया। कोर्ट राजधानी की सबसे निष्पक्ष और सबसे ताकतवर शक्ति थी। यहाँ तक कि चारों बड़े एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज भी खुलेआम इनके अरेस्ट में दखल देने की हिम्मत नहीं रखते थे। ऊपर से इस बार पेनेलोपी का अपराध बिल्कुल साफ था, कोई बचाव की गुंजाइश नहीं थी। अपनी सारी इज्जत और घमंड खोकर पेनेलोपी को घसीटते हुए बाहर ले जाया गया। वो कैमरन की पीठ को घूरती रही और दर्द भरी आवाज में चीख उठी, कैमरन, मुझे बस इस्तेमाल किया गया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आई एम इनोसेंट। तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? कैमरन उसकी तरफ पीठ किए खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर,
जैसे उसने पेनेलोपी की नफरत से भरी चीखें सुनी ही न हों। बेबस रोने और गुस्से से भरी आवाज़ों के बीच पेनेलोपी को सबके सामने गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा कॉन्फ्रेंस रूम एकदम खामोश हो गया। कुछ देर पहले तक जो पेनेलोपी घमंड से भरी, ऊपर से देखने वाली और हुक्म चलाने वाली थी, कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो न सिर्फ लैबोरेटरी में शामिल होने की क्वालिफिकेशन खो देगी, बल्कि सीधा जेल पहुंचेगी। सबकी नज़रें सलीना पर टिक गईं, शौक से भरी हुई और भावनाओं की उलझन के साथ। भीड़ की डरी हुई और जलन से भरी नज़रों का सामना करते हुए सलीना शांति से प्रिंसिपल चाओ के पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर चाओ, मेरी रिसर्च टीम से आप सैटिस्फाइड हैं। प्रिंसिपल चाओ ने पहले सलीना को देखा, फिर जोआना को, और आखिर में उसके पास खड़े ब्लैक क्रो और व्हाइट क्रो को। उसकी आंखों में संतोष भी था और गहरी जटिलता भी। सलीना, ये दोनों। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ उन्हें आश्वस्त किया, मिस्टर चाओ, ब्लैक क्रो, व्हाइट क्रो और जोआना, ये तीनों मेरे पिता द्वारा छोड़े गए डेटा पर कई सालों से काम कर रहे हैं। इनके साथ हम जरूर सक्सीड करेंगे। फ्रेग्रेंस कंटेस्ट में हार का झटका झेल चुकी विनी को एक बार फिर कुचले जाने का एहसास हुआ। वो सलीना को उदासी और जलन से भरी आंखों से घूरने लगी। सलीना की बात सुनते ही वो ताना मारने से खुद को रोक नहीं पाई। लेडी सलीना, मानती हूँ कि आपके साथ आए ये दोनों मेडिकल एक्सपर्ट्स काफ़ी स्किल्ड हैं, लेकिन पेनेलोपी जैसी मिसाल सामने होने के बाद हम कैसे भरोसा करें कि इनके कोई अल्टीरियर मोटिव्स नहीं हैं। पहले लोग चौंके, फिर सतर्क हो गए। वाकई, दिखने में जूलियन और ब्लैक क्रो भले ही हेज कंट्री के लगते हों, लेकिन एक इंटरनेशनल मेडिकल एसोसिएशन का डीन था और दूसरा ऐसा लगता था जैसे हेज कंट्री में पला बड़ा ही न हो। ये दोनों सलीना की मदद के लिए यहाँ आए। क्या सच में इनके कोई और इरादे नहीं थे? सलीना ने विनी की तरफ हल्की सी नज़र डाली और फिर प्रिंसिपल चाओ की तरफ देखते हुए मुस्कुराई। मिस्टर चाओ, टर्नर फैमिली की 100 साल पुरानी रेप्यूटेशन की कसम, ब्लैक क्रो और व्हाइट क्रो पूरी तरह ट्रस्टवर्दी हैं। जूलियन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हम लेडी सलीना के लिए अनकंडीशनली लॉयल हैं, एच कंट्री के लिए नहीं। सलीना के लिए। ब्लैक क्रो ने ठंडी हकार भरी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका प्रोटेक्टिव पोस्चर सब कुछ साफ बता रहा था। मौजूद हर इंसान सन रह गया। उन्होंने लॉयल्टी की बात की थी, कोऑपरेशन की नहीं। कोऑपरेशन मतलब फायदा देखना, लेकिन लॉयल्टी मतलब बिना शर्त आज्ञा, किसी भी कीमत पर साथ देना, थके बिना रक्षा करना और आखिरी सांस तक साथ निभाना। विनी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज़ नहीं निकली। वहाँ मौजूद नोबल फैमिलीज के लोग भी स्तब्ध रह गए। आखिर ये टर्नर फैमिली की मिस है कौन, जिसके लिए इंटरनेशनल मेडिकल अलायंस का डीन और दुनिया का मशहूर वायरस एक्सपर्ट खुशी खुशी अपनी लॉयल्टी दे रहे हैं? इन सब के मुकाबले प्रिंसिपल चाओ का मन पूरी तरह हल्का हो गया। वो अचानक खड़े हुए, आंखें लाल हो चुकी थीं। सलीना, तुम्हारे पिता, टर्नर फैमिली और सब कुछ मैं तुम्हें सौंपता हूँ। सलीना ने बुजुर्ग की कांपती पलकों को देखा। उसने थोड़ी उठाए, आंखों में गंभीरता और आत्मविश्वास झलक रहा था। मिस्टर चाओ, बहुत जल्द आप देखेंगे मेरे पिता और टर्नर फैमिली का नाम मेरी माँ की तरह पूरी दुनिया में गूंजेगा। प्रिंसिपल चाओ हंसे। गुड। सलीना मुस्कुराए, पलटी और कमरे में मौजूद सब लोगों को अपनी गहरी नज़रों से देखा। क्या किसी को कोई ऑब्जेक्शन है? सबने दांत भींचे, डर और ठंडेपन से सलीना को देखते रहे। ऐसी हालत में, न चाहते हुए भी या गुस्से में भी, वो कर ही क्या सकते थे? यहाँ तक कि विनी भी कुछ कहे बिना बस सलीना को घूरती रह गई। कमरा फिर से खामोश हो गया। सलीना की मुस्कान और भी चमक उठी। उसकी नज़र खिड़की से बाहर गई, नीले आसमान की तरफ, जहां बाज ऊंचाई पर उड़ते हुए तेज चीख लगा रहे थे। उसकी आंखों में एक तूफान उठ रहा था। कैपिटल यूनिवर्सिटी लैबोरेटरी के ओनरशिप चेंज की ऑफिशियल खबर ने 1 घंटे के अंदर ही पूरी राजधानी में सनसनी फैला दी। मेडिकल अलायंस के डीन का राजधानी में आना, पेनेलोपी का जेल जाना और सलीना की एक्सपेरिमेंटल टीम का कैलम द्वारा छोड़े गए सारे डेटा को ऑफिशियली संभाल लेना, इन सब ने राजधानी को हिला दिया। सलीना ने पूरा सुबह लैबोरेटरी में बिताया। दोपहर में वो लेयर के साथ टर्नर फैमिली लौट आई, लेकिन घर में कदम रखने से पहले ही अचानक बाहर दौड़ती हुई डैफ्नी ने रास्ता रोक लिया।
डैफ्नी रोते हुए गुस्से से सेलिना को घूरने लगी। तुम पेनेलोपी को बर्दाश्त नहीं कर सकती है ना? रिडल फैमिली ने तुम्हें इग्नोर किया, वो मेरी गलती है। नफरत करनी है तो मुझसे करो, बदला लेना है तो मुझसे लो। पेनेलोपी के साथ इतनी बेरहमी क्यों? सेलिना की आंखें पल भर में ठंडी हो गईं। डैफ्नी को लाने वाला ड्राइवर हालात समझ गया और उसे रोकने आगे बढ़ा, लेकिन डैफ्नी ने उसे नज़रअंदाज कर दिया और सेलिना पर चिल्लाती रही। मुझे पता है तुम हमसे नफरत करती हो। तुम इस बात से जलती हो कि पेनेलोपी ने तुम्हारी जगह और प्यार ले लिया। लेकिन पेनेलोपी इनोसेंट है, हम उससे प्यार करते हैं, ये उसकी गलती नहीं है। गुस्सा है तो मुझ पर निकालो, लेकिन पेनेलोपी पर क्यों? पेनेलोपी आज्ञाकारी है, दयालु है, इनोसेंट है। वो तुम जैसी कैसे हो सकती है? तुम्हारे दिल में तो जन्म से ही जहर है। नवेया तुम जैसी विकेट बेटी को कैसे जन्म दे सकती थी? तुम वापस क्यों आए? मर क्यों नहीं गई? सेलिना की ऑरा और भी ठंडी होती चली गई। लेया गुस्से से भर गई और आगे बढ़ने ही वाली थी कि सेलिना ने अचानक हाथ उठाया और ठंडे स्वर में कहा, उसे बोलने दो। सेलिना की बर्फीली आवाज सुनकर लेया सिहर गई। डैफ्नी ने दिल की भड़ास निकाल ली और आखिर में उंगली उठाकर चिल्लाई, सेलिना, अभी पेनेलोपी को रिहा करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सेलिना ठंडी हंसी हंसी, ओके। डैफ्नी ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर थोड़ी नरमी आई, लेकिन अगले ही पल सेलिना की ठंडी आवाज गूंजी, मटिल्डा को कॉल करो। पेनेलोपी को ट्रीजन के जुर्म में वहीं एग्जीक्यूट कर दो। उसकी लाश रिडल फैमिली को भेज देना ताकि डैफ्नी उसे अच्छे से देख सके। डैफ्नी का चेहरा, जो अभी नर्म पड़ा था, एकदम जम गया। वो जहर भरी नजर से सेलिना को घूरने लगी। उसकी आंखों में काली लकीरें सी उभर आईं। सेलिना, सेलिना ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, और हाँ, केटलिन और रिडल फैमिली के उस इलेजिटिमेट चाइल्ड को भी मेरे लिए मरवा देना। डैफ्नी की सांस अटक गई। सेलिना की आंखों में साफ कत्ल की नीयत थी। उसका गुस्सा उसी पल पिघल गया। वो डर से कई कदम पीछे हट गई। तुम ऐसा करने की हिम्मत? उसी बीच लेया ने अपना फोन निकाल लिया था और मटिल्डा से संपर्क करने लगी। सेलिना की ऑरा और भी खतरनाक हो गई। वो एक कदम आगे बढ़ी, डैफ्नी को मजबूरन उसकी आंखों में देखने पर मजबूर करते हुए बोली, तुम होती कौन हो मुझे धमकाने वाली? सेलिना की ठंडी नजरें देखकर डैफ्नी के रोंगटे खड़े हो गए। सेलिना, मैं तुम्हारी दादी हूँ। भले ही मैंने तुम्हें पाला नहीं, लेकिन खून के रिश्ते से मैं हमेशा तुम्हारी दादी रहूंगी। सेलिना ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम इसके लायक भी हो? मेरे बिना तुम्हारी माँ ही नहीं होती, और तुम्हारी माँ के बिना तुम कहाँ से आती? अपने ही भाई बहनों के साथ इतनी बगावत और इतनी बेरहमी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं आसमान से बिजली न गिर जाए? सेलिना ने ठंडी हंसी के साथ कहा, इतनी दिलहीन और जहरीली औरत, अपनी ही बेटी को छोड़ देने वाली, तुम पर तो कभी बिजली नहीं गिरी, फिर मुझ पर क्यों गिरेगी? डैफ्नी का गुस्से से तना हुआ चेहरा अचानक जम गया। तुम क्या कह रही हो? सेलिना उसके सामने खड़ी हो गई, ऊपर से उसे देखते हुए बोली, तुम इतनी बेझिझक मुझ पर आरोप इसलिए लगा पा रही हो क्योंकि मेरी माँ को कभी उम्मीद थी कि तुम मेरे लिए एक सच्ची माँ बनोगी, है ना? डैफ्नी कांप गई। सेलिना की गहरी, अडिग नज़र से नज़र मिलते ही वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। उम्मीद से तुम्हारा क्या मतलब है? नवेया तो मेरी ही बेटी थी। लेकिन सेलिना ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। उसकी आंखों में ठंडक और अंधेरा और गहरा हो गया। लेकिन मैं मेरी माँ नहीं हूँ। वो तुमसे ममता की उम्मीद करती, तुम्हारी स्वार्थी फितरत सहती, तुम्हारे पक्षपात और जुल्म से टूट जाती, पर मैं नहीं। सेलिना उसे घूरती रही, होठों पर एक बेरहम मुस्कान उभर आई। मैं निर्दयी हूँ, जहरीली हूँ, घमंडी और हुक्म चलाने वाली। अगर कोई मुझसे एक पैसा भी उधार ले तो मैं उससे 1000 गुना वसूल करूंगी। डैफ्नी, आंखें खोलकर ध्यान से देखो। देखो, मैं उस पेनेलोपी को, जिसे तुमने दिल से पाल कर रखा, कैसे टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ती हूँ। सेलिना की नज़र से डैफ्नी इतनी डर गई कि उसका पूरा शरीर कांपने लगा। आंखें हद से ज्यादा खुली हुई थीं, पैर लड़खड़ा रहे थे, जैसे किसी भी पल बेहोश हो जाएगी। अचानक, जैसे वह हद से ज्यादा उकसा दी गई हो, डैफ्नी ने हाथ उठाया और सेलिना के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। एक पल के लिए सेलिना की आंखों में आग भड़क उठी। वह डैफ्नी को धक्का देने ही वाली थी कि तभी बगल से एक पतली सी आकृति दौड़कर आए और सेलिना के सामने खड़ी हो गई। वही थप्पड़ अपने ऊपर झेल लिया।
एक तीखी आवाज चारों तरफ गूंज गई। सलीना ने सामने खड़े बच्चे को देखा। उसकी आंखों में उमड़ता गुस्सा जैसे छलकने ही वाला था। हैटी ने बाहें फैला दी, सलीना को पीछे धकते हुए। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा था, चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह नफरत से डैफ्नी को घूर रही थी। मारो मुझे और मारो, आज तुम मुझे मार नहीं पाओगी, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारी सबसे प्यारी पेनेलोपी, केटलिन, हंटर, सबको एक एक करके मारूंगी। हैटी की नफरत से भरी आंखों से नजर मिलते ही डैफ्नी का दिल एक झटके से कांप उठा। लेकिन उसका गुस्सा और भड़क गया। तू छोटी सी हैवान, मैंने तुझे पाला और आज तू इस बाहरी औरत के लिए मुझसे बगावत कर रही है। हैटी ने होंठ चाटे, उसकी आवाज और तेज और ज्यादा धारदार हो गई। जब मेरी माँ मरी थी तब उसी औरत के लिए जिसने उसे मारा तुमने मुझे भी ऐसे ही पीटा था, और आज पेनेलोपी के लिए तुम सलीना को मारने आए हो। सलीना कोई आंट नवेयर नहीं है। तुमने न उसे पाला, न कभी उसकी परवाह की, फिर तुम्हें उसे मारने का हक किसने दिया? तुमने मुझे 13 साल पाला, मैंने तुम्हारे हाथ सह लिए, लेकिन आज के बाद जब तुम मुझे मार चुकी हो, अब तुम सिर्फ मेरी दुश्मन हो। डैफ्नी ने सीने पर हाथ रख लिया, गुस्से से कांपती हुई। उसने हैटी की आड़ में खड़ी सलीना को देखा और उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंजती रही। सलीना ने ही हैटी को भड़काया है। सलीना ने ही उसकी पोती को उससे नफरत करना सिखाया है। सलीना ने ही पेनेलोपी को नुकसान पहुंचाया है, पूरे रिडल परिवार को बेचैन कर दिया है। सब कुछ सलीना की गलती है। डैफ्नी ने फिर हाथ उठाया और सलीना को थप्पड़ मार दिया। सलीना की आंख के कोने से खून की एक लकीर निकल आई। जैसे ही वह खुद पर काबू खोकर पलटवार करने वाली थी, अचानक कानों में ब्रेक की तेज चीख गूंजी। एक सफेद स्पोर्ट्स कार आकर रुकी। लियोन तेजी से उतरा, डैफ्नी का हाथ पकड़ लिया। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। बस करो। डैफ्नी घूमकर उसकी ओर लपकी, सलीना और हैटी की ओर इशारा करते हुए जोर जोर से रोने लगी। लियोन, तुमने सुना इन दोनों बदतमीजों ने क्या कहा? ये काफी है, दादी। लियोन ने बिना किसी भाव के डैफ्नी को देखा। क्या तुम्हारी नज़र में रिडल परिवार के सारे बच्चे मिलकर भी पेनेलोपी के एक बाल के बराबर नहीं हैं? डैफ्नी कांप गई। तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भी सलीना का साथ देकर मुझसे बगावत कर रहे हो? लियोन की आवाज ठंडी थी। दादी, भूलिए मत, पेनेलोपी ही असली बाहरी है। आप खुलेआम टर्नर परिवार के घर आई, रिडल परिवार की पोती को जलील किया और एक बाहरी के लिए उसी पोती को थप्पड़ मारा। क्या आपको सच में लगा कि रिडल परिवार अपनी नस्ल को इस तरह बेइज्जत होने देगा? डैफ्नी का दिल बैठने लगा। पेनेलोपी एक गद्दार है, पुख्ता सबूतों के साथ। उसे किसी ने फंसाया नहीं है। लियोन ने बेरहमी से उसकी बात काट दी। क्या है, दादी? एक बाहरी को बचाने के लिए आप पूरे रिडल परिवार को दांव पर लगाना चाहती हैं? डैफ्नी की आवाज भर्रा गई। पेनेलोपी रिडल परिवार की बेटी है, वो ऐसा नहीं कर सकती। जरूर सलीना ने उसे फंसाया है। लियोन ने उसका हाथ छोड़ दिया, सिगरेट जलाई, एक कश लिया और गुस्से को दबाते हुए बोला, इन्हें वापस ले जाओ। दादी को मेरी इजाजत के बिना बाहर जाने की इजाजत नहीं है। डैफ्नी चीख पड़ी। लियोन ने हाथ उठाया, ड्राइवर आगे बढ़ा और डैफ्नी को जबरदस्ती ले गया। डैफ्नी के छटपटाने के बीच सलीना ने हल्की सी हंसी छोड़ी। मिस्टर रिडल, क्या आपको लगता है आप अब भी डैफ्नी को संभाल कर रख पाएंगे? लियोन ने थके हुए माथे को रगड़ा। लेडी सलीना ने प्यार से हैटी के चेहरे पर लगी चोट को छुआ। फिर डैफ्नी को घूरते हुए बर्फ जैसी आवाज में बोली, तुम जैसी औरत माँ कहलाने लायक कैसे हो सकती है? सलीना की ठंडी नज़र से डैफ्नी का दिल दहल गया। जैसे ही नवेयर का नाम उसके जहन में आया, उसकी सारी बनावटी नैतिकता ढह गई। सलीना ने सपाट लहजे में कहा, मैं तुम्हें पछताने पर मजबूर कर दूंगी। डैफ्नी हक्का बक्का रह गई। तुमने क्या कहा? सलीना ने तिरस्कार से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसा पछताऊंगी कि मरते वक्त भी तुम्हारी आंखें बंद नहीं होंगी। डैफ्नी का दिल जोर से धड़का। तुम फैसला सुनाने वाले जज की तरह। सलीना ने उसके बाद डैफ्नी की तरफ देखा तक नहीं। वह हैटी का हाथ पकड़कर टर्नर परिवार के घर के अंदर चली गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सलीना को दूर जाते देखते हुए डैफ्नी गुस्से से कांप उठी, आंखें पलटने को हो गईं। तभी उसे कुछ याद आया। लियोन, जल्दी लोगों को भेजो।
पेनेलोपी और केटलिन को बचाओ, वो दुष्ट औरत सेलिना उन्हें मरवाने भेज चुकी है। लियोन ने डैफ्नी के विकृत बूढ़े चेहरे को देखा और सेलिना की कही बात याद आई। वो औरत किसी ऊंचे जज की तरह थी, हर किसी के गुनाह के हिसाब से फैसला तय करने वाली। और डैफ्नी के लिए जो फैसला तय था वो साफ था, ऐसी मौत जिसमें आंखें भी बंद न हो सकें। डैफ्नी का पेनेलोपी और किएरा के लिए जिद्दी प्यार क्या उसे कभी सच स्वीकार करने देगा? या फिर क्या सेलिना को सच में कुछ पता चल चुका था, या ये बस एक पल का भयानक विस्फोट था? लेकिन ऐसा कौन सा नफरत का जहर था जो सेलिना को कुदरत और इंसानियत दोनों के कानूनों को तोड़ने पर मजबूर कर दे और डैफ्नी को ऐसी मौत मरते देखना चाहे जिसमें उसे चैन तक न मिले? सेलिना ने पहले साफ साफ कहा था कि वह डैफ्नी पर हाथ नहीं उठाएगी, जब तक कि लियोन की तेज नजर रोती हुई डैफ्नी पर टिक गई। उसने अचानक पूछा, दादी, आंट नवेयर की मौत कैसे हुई थी? डैफ्नी का शरीर एक झटके में सख्त हो गया। उसकी आंखों में कुछ पल के लिए कुछ चमका, फिर वह रोते हुए बोली, नवेयर बीमारी से मरी थी, यही तो सेलिना ने मुझसे कहा था। लियोन ने उसकी आंखों में उस अजीब से पल को पकड़ लिया। उसका दिल अचानक ठंडा पड़ गया। वह उस बूढ़ी औरत को ऐसे घूरने लगा जैसे आज पहली बार अपनी दादी को देख रहा हो। उसकी नज़र के नीचे डैफ्नी ने आंखें फेर लीं। उसे बिना वजह कांपने सा महसूस हुआ। तुम पुराने जमाने की बातें क्यों उखाड़ रहे हो? अभी तो तुम्हें ये सोचना चाहिए कि पेनेलोपी को कैसे बचाया जाए। रिडल फैमिली पेनेलोपी को बचाने के लिए एक उंगली भी नहीं उठाएगी। लियोन की आवाज़ बर्फ जैसी ठंडी थी। वो मरने के काबिल है। डैफ्नी रोने चिल्लाने ही वाली थी कि लियोन ने हाथ उठाया। ड्राइवर ने जबरदस्ती डैफ्नी को गाड़ी में बिठा दिया और टर्नर फैमिली से ले गया। लियोन ने गहरी सांस ली और टर्नर फैमिली के गेट की ओर देखा। फिर अपने असिस्टेंट से कहा, हैटी के थेरेपिस्ट को कॉल करो। इसके बाद वह भी अपनी कार में बैठकर चला गया। टर्नर फैमिली के गेट के अंदर पैट्रिक परछाइयों में खड़ा था। वह ठंडेपन से रिडल फैमिली को जाते देख रहा था। उसकी आवाज़ में बर्फ थी। अंकल फो और बाकियों से संपर्क करो। मैं चाहता हूं कि रिडल फैमिली डैफ्नी को खुद पकड़कर सेलिना से माफ़ी मंगवाए। यस। लियोन डैफ्नी को ज़बरदस्ती रिडल फैमिली के घर ले आया। उसके साथ ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उसका दिल अपमान और नफरत से भरा था। घर में घुसते ही उसने अपने दोनों बेटों को पकड़ लिया और रो रो कर उन्हें कोसने लगी। जैसे ही डैफ्नी ने कहा कि सेलिना उसे मरवाना चाहती है, केटलिन का चेहरा स्याह पड़ गया। हंटर भड़क उठा और गुस्से से बोला, भाई, यही है वो बेटा जिसे तुमने पाला है। बागी और नालायक बच्चों का साथ दे रहा है, अपनी ही दादी के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है। इज़क ने भौहें सिकोड़ ली और डैफ्नी को घूरते हुए बोला, तो माँ, आप पेनेलोपी के लिए टर्नर फैमिली के गेट पर गईं, वहाँ की बेटी को बेइज्जत किया और मारा भी। डैफ्नी एक पल को चौंक गई, जैसे उसे अब याद आया हो कि सेलिना की एक पहचान और भी है। उसकी आंखें खाली सी हो गईं। वह झल्ला कर बोली, अगर उसने मेरी बेइज्जती न की होती तो क्या मैं हाथ उठाती? मैं तो बस चाहती थी कि वो पेनेलोपी को छोड़ दे, और वैसे भी मैंने उसे मारा ही नहीं। इज़क का चेहरा अंधेरा पड़ गया। पहली बार उसे लगा कि उसकी अपनी माँ कितनी बेवजह की जिद्दी हो सकती है। हंटर गुस्से से चिल्लाया, इज़क, ये कैसी बातें कर रहे हो? सबसे पहले फर्ज होता है बड़ों का सम्मान। सेलिना छोटी है, दादी की डांट खा ली तो क्या आसमान टूट पड़ा? तुम भी अपने नालायक बेटे की तरह एहसान फरामोश हो। तुम दोनों ऐसे हो जिन्हें ठीक से पाला ही नहीं जा सकता। इज़क ने हंटर की तरफ देखा और ठंडी हंसी हंसी। अगर मेरा छोटा भाई इतना ही फरमाबरदार है तो ज़रूर वो माँ के लिए एंडरसन फैमिली और टर्नर फैमिली की रिटेलिएशन झेलने को भी तैयार होगा। हंटर का चेहरा बदल गया। सिर्फ डांटने पर रिटेलिएशन, ये तो नालायकी और बगावत है। इज़क ने तंज से हंसते हुए पीठ मोड़ ली। अफसोस, उस नालायक और बागी के सामने रिडल फैमिली बस अपने खून के रिश्ते का सहारा लेकर गालियां ही दे सकती है। एरिका ने अपने पति को जाते देखा, फिर हंटर के पीछे सिर झुकाए खड़े मैनी को ठंडी नज़र से देखा और इज़क के पीछे चल दी। डैफ्नी अपने बड़े बेटे को जाता देख उबल पड़ी। सब के सब एहसान फरामोश बच्चे। हंटर जल्दी से उसे ढाढ़स देने लगा। माँ, फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा उन दो बदतमीज बच्चों को ज़रूर सबक सिखाएगा। ओह, सच में? उसकी बात बाहर से आती एक गुस्से भरी हंसी ने काट दी।
सबने सिर उठाकर देखा। लेडी लॉरेन बेरहमी से एक नौकर को हटाते हुए अंदर आई। उसके पीछे हाई सोसाइटी की कई महिलाएं थीं। हंटर की नज़र पीछे खड़ी उन गंभीर चेहरों वाली महिलाओं पर पड़ी तो उसका रंग थोड़ा बदल गया। उसने झुककर कहा, लेडी लॉरेन, मेलिसा, सवाना, आज रिडल फैमिली में आने की क्या वजह है? लेडी लॉरेन मुस्कुराई, लेकिन आंखों में कोई मुस्कान नहीं थी। सुना है डैफ्नी ने अपनी उम्र और ओहदे का फायदा उठाकर टर्नर फैमिली के गेट पर जाकर मेरी एंडरसन फैमिली की बहू को बेइज्जत किया और मारा भी। डैफ्नी आखिर बड़ी है, आमने सामने मिलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं खुद रिडल फैमिली आई हूँ पूछने। डैफ्नी, आपको किस हक और किस ताकत से मेरी एंडरसन फैमिली के इंसान पर हाथ उठाने का अधिकार है? डैफ्नी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह जवाब देने के लिए मुंह खोल ही पाई थी कि शब्द ही नहीं मिले। भले ही उसने सच में सेलिना को न मारा हो, लेकिन हाथ उठाने की बात सच थी। लेडी लॉरेन का यूं सबके सामने सवाल करना उसके लिए इज्जत बचाने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा था। वह चुपचाप बैठी रही। हंटर गुस्से से बोला, सेलिना मेरी माँ की पोती है। माँ ने बस उसे कुछ कहा था और आप लोग पूरा तमाशा बनाने आ गए। ये बहुत ज्यादा हो रहा है। लेडी लॉरेन की मुस्कान और गहरी हो गई। रिडल फैमिली का बचाव करने की जरूरत नहीं। सेलिना ने कभी भी आपके परिवार को अपना नहीं माना। न आपने उसे पाला, न बड़ा किया, तो रिडल फैमिली में इतना साहस कहाँ से आया कि उसे अपना रिश्तेदार बताए? डैफ्नी के बिगड़े चेहरे को अनदेखा करते हुए लेडी लॉरेन आगे बोली, डैफ्नी, मैंने पिछली बार भी कहा था, रिडल फैमिली को सेलिना की जरूरत नहीं, लेकिन एंडरसन फैमिली और टर्नर फैमिली को है। आप सेलिना को घास समझती हैं, हम उसे हीरा समझकर रखते हैं। आपको अच्छी तरह पता है कि सेलिना, टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली के लिए कितनी अनमोल है, फिर भी आप ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत करती हैं। क्या आप रिडल फैमिली की तरफ से खुली चुनौती दे रही हैं, टर्नर फैमिली और एंडरसन फैमिली को? डैफ्नी का चेहरा एकदम बदल गया, यहाँ तक कि हंटर का रंग भी उड़ गया। रिडल फैमिली एक साथ एंडरसन फैमिली और टर्नर फैमिली दोनों से टकराने की हैसियत नहीं रखती थी। रिडल फैमिली के पास दौलत थी, लेकिन ताकत एंडरसन फैमिली और टर्नर फैमिली के हाथ में थी। अगर ये दोनों साथ हो गए तो रिडल फैमिली के लिए तबाही तय थी और नुकसान का अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल। मेलिसा ने नफरत से डैफ्नी को देखा। इतनी दयालु और मजबूत नवेया की माँ आप जैसी कैसे हो सकती हैं? सवाना ने ठंडी हंसी हंसी। नवेया के साथ जो हुआ वो आपके लिए चेतावनी नहीं था? डैफ्नी जैसी औरत से बातों से काम नहीं चलता, उसे दर्द महसूस कराना ही सबसे अच्छा तरीका है। डैफ्नी अपने ही घर में इन छोटी उम्र की औरतों की धृष्टता से उबल पड़ी। वह मेज पर हाथ मारकर बवाल करने ही वाली थी कि तभी एक रिडल फैमिली का नौकर घबराया हुआ अंदर भागा। मैडम, बहुत बुरा हुआ है। मिस पेनेलोपी को जेल में कुछ कैदियों ने बुरी तरह पीट दिया है। कहा जा रहा है कि वो गंभीर रूप से घायल है और कोमा में चली गई है। डैफ्नी का दिमाग एकदम सुन्न हो गया।